दोस्तों, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी में डर के साथ एक पत्नी का दर्द और एक माँ का गुस्सा और एक दर्दनाक भयानक बदलाव भी शामिल है। आज की कहानी का नाम है कर्स ऑफ नन। ईयर है 1933। दिन था 10 अक्टूबर। लेकिन डेविड को पता नहीं था आने वाला 25 दिसंबर को उसकी दुनिया पलटने वाला है। डेविड एक 19 साल का लड़का था। उसका हर दिन का रूटीन था सुबह 6 बजे उठकर कॉलेज जाना, फिर कॉलेज से वापस आकर शाम 5 बजे जोसेफ स्ट्रीट के पास एक चर्च में जाना, फिर अपने गर्लफ्रेंड के साथ रात 7 बजे घूमना, फिर उसको उसी चर्च के बगल में जहाँ एक कब्रिस्तान है वहाँ पर ड्रॉप करके वापस आना अपने साइकिल पर। डेविड नहीं जानता था लड़की का घर कहाँ है, सिर्फ लड़की के पास सुना है कब्रिस्तान के पीछे है उसका घर। लड़की का नाम था जूली। रिलेशनशिप को सिर्फ 2 मंथ हुए हैं। घर आके डेविड फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता था। डेविड के फादर का नाम था हेनरी और उसके मादर का नाम था लाल लॉरोना, और डेविड है सिंगल चाइल्ड। लेकिन कभी भी अपने पिता और माँ से उतना प्यार नहीं मिला डेविड को जितना उसको मिलना चाहिए। लेकिन आज के दिन 10 अक्टूबर 1933 डेविड के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो वो सपने में भी नहीं सोचा था। हर दिन के रूटीन की तरह डेविड अपने जीएफ जूली को कब्रिस्तान में छोड़ा, लेकिन आज डेविड थोड़ी देर तक कब्रिस्तान के सामने मतलब गेट के बाहर खड़ा था। डेविड देखने की कोशिश कर रहा था आखिर जूली का घर किधर है। डेविड से और रहा नहीं गया। डेविड उसी रास्ते पर चल पड़ा जहां से जूली गई थी। जूली अंत तक किधर गया था वो डेविड देख नहीं पाया था, कारण कोहरा छाया हुआ था और एक स्पॉट पर जाकर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जूली ने कभी भी डेविड को मना नहीं किया था पीछे पीछे आने के लिए, इसलिए डेविड चल पड़ा जूली को ढूंढने कब्रिस्तान के अंदर से। एक पॉइंट पर जाके डेविड को कोई रास्ता नहीं दिखा। डेविड डर भी चुका था क्योंकि बाहर जाने का रास्ता भी उसने भूल चुका था। मानो कि डेविड को एक तरह से कोई अंदर खुद खींच के ले गया। डेविड हर साइड को देखते हुए अचानक एक पेड़ से टकरा गया, लेकिन उस पेड़ को देखते ही डेविड इतना डर गया मानो कि सिर्फ बेहोश होने को बाकी है। पेड़ को देखते हुए लगता था कि वो पेड़ 1000 साल पुरानी है। इतनी भयानक पेड़ डेविड ने कभी भी नहीं देखा था। पेड़ के ऊपर से हजारों सूखी लकड़ी लटक रही थी। अंधेरा में ऐसा लग रहा था कि हजारों लाश की सूखी हुई पैर लटक रहा हो। रात के 10 बज चुके थे और उसी टाइम पर पेड़ के नीचे से गहरा काला रक्त निकलना शुरू किया और डेविड की तरफ बढ़ने लगा। डेविड डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मानो जैसे कोई अपने हाथ से जोर से जकड़ के रखा हो। वो काला रक्त डेविड के नी तक जाने ही वाला था। तभी अचानक जूली पीछे से आकर डेविड को वहां से खींच कर ले जाने लगा और तब पीछे से एक रोती हुई औरत की आवाज डेविड को सुनाई दी। डेविड, प्लीज डोंट लीव मी अलोन, प्लीज कम टू मी, आई एम योर मदर, प्लीज माई सन कम टू मी। डेविड को जूली ने धक्के मार के कब्रिस्तान के बाहर फेंका और जूली ने डेविड से एक अलग आवाज में बोला, गो टू योर होम डेविड as soon as possible। पर डेविड ने जूली से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? अंदर कौन औरत मुझे पुकार रही थी और बोल रही थी कि वो मेरी माँ है? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, क्या हो रहा है? तुम कहाँ से आई हो और यहाँ रहती कहाँ हो? जूली ने बस लास्ट में ये बोला, डेविड घर जाओ और उसके पीछे की कहानी जाननी है तो अपने घर में जो तुम्हारे मॉम एंड डैड है उससे पूछो। अगर जिंदा रहना है तो घर जाओ जल्दी डेविड। डेविड कुछ भी करके खुद को संभाल के अपने घर गया और अपने मॉम एंड डैड को सब कुछ बोला। डेविड के मॉम एंड डैड आपस में खुद को देखा और डेविड को बोला, बेटा तुम सो जाओ, हम कल सुबह उसके बारे में बात करेंगे। रात में डेविड को चैन की नींद नहीं आई। हर एक सेकेंड डेविड को उस औरत की
वो सब बातें सुनाई दे रही थी। दूसरे कमरे में डेविड का पिता हेनरी एंड माँ लॉरोना दोनों आपस में कुछ ऐसी बातें कर रही थी जैसे कि वो लोग पहले से ही इस घटना के बारे में जानते हो। रात के ठीक 2 बजे हर तरफ सन्नाटा, कोई आवाज़ नहीं। डेविड जस्ट किसी तरह सोया ही था। अचानक डेविड की आंख खुली एक भारी सांस लेने की आवाज़ से, और सामने देखा एक बहुत बड़ी औरत नन की कॉस्ट्यूम पहने, काली आंख लेकर और खून से लिपटा हुआ दांत देखते हुए उसके छाती पर बैठी है। फिर वो औरत एक काली धुआं बन के डेविड के शरीर में घुसा और डेविड का पूरा शरीर कांपने लगा, और डेविड के पीछे वो कब्रिस्तान में जो पेड़ था उसका एक आकृति बन गया, ठीक उसी जगह से जहाँ पर वो काली खून का निशान लगा हुआ था। डेविड ने अपने पैर नहीं धोए थे। अगले दिन सुबह हेनरी एंड ला लॉरोना ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रहे थे। हेनरी ने डेविड डेविड कह के पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हेनरी बेचैनी के साथ डेविड के रूम के दरवाजे पर धक्का मारा और देखा अंदर डेविड सो रहा है, लेकिन हालत बदल चुका था। घर के अंदर हर जगह बिखरा पड़ा हुआ था। डेविड के आंखों के ऊपर ब्लैक स्पॉट इतना गहरा पड़ा था कि लग रहा था काजल की लेप लगाई हो। फिर अचानक डेविड ने आंखें खोली और अपने पिता की ओर देखते हुए एक अजीब सी स्माइल दी, अपने काले गंदे दांत को दिखाते हुए। और फिर डेविड ने हेनरी से एक सवाल पूछा, डू यू रिमेंबर मी डार्लिंग? एक अजीब सी औरत के आवाज के साथ डेविड ने बोला। हेनरी के होश उड़ चुके थे। लग ऐसा रहा था हेनरी ने कोई बात छुपा रहा हो। हेनरी ने तुरंत आकर सब बात अपने वाइफ को बताया और 1 सेकंड भी लेट नहीं करते हुए चर्च में गया और फादर को सब बात बताई। फादर चर्च के प्रोटोकॉल को मानते हुए जांच पड़ताछ करने के लिए हेनरी के घर आए। फादर जब डेविड के कमरे में घुसा तब फादर के भी होश उड़ गए। फादर ने देखा हेनरी पंखे को एक हाथ में पकड़ के लटक रहा है और एक हाथ से कच्चा मांस खा रहा है और पूरा फेस खून से भरा हुआ है। आंखें ऐसी मानो जैसे अभी के अभी बाहर निकल जाएगी। फादर ने और देर ना करते हुए तुरंत चर्च में वापस गया एक्सोर्सिज्म की तैयारी करने। तब तक डेविड सिर्फ अपने पिता मतलब हेनरी की तरफ घूर रहा था और बोल रहा था, रिमेंबर वॉट यू डिड टू मी, रिमेंबर वॉट यू डिड टू मी, एंड लॉरोना यू स्काउंड्रेल, वॉट यू थिंक यू कैन रन अवे फ्रॉम पनिशमेंट? नेवर, यू बोथ विल बी डेड टुनाइट। इस आवाज से पूरा घर कांप उठा और खिड़की टूट गया। चर्च के फादर आते आते रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और फादर की मौत हो गई। फिर ये केस खत्म होते होते 2 महीने बीत गए, लेकिन कोई सुराहा नहीं मिला। आज की डेट 24 दिसंबर 1933, टाइम 8 PM। आज सब मुश्किल पार करके प्रीस्ट आए, क्योंकि इस दिन के पहले कुछ दिन घर में अजीब अजीब चीजें होना बहुत बढ़ गया था। फ्लोर पर जोर जोर से चलने की आवाज, आईने पर किसी लड़की का फिगर की आकृति को देखना, एक ऐसा आकार जो चर्च की नन की तरह गेटअप लेके खड़ी हो, और हर रात डेविड पूरा घर पर तांडव कर रहा था। बर्तन गिराना, प्लेट्स तोड़ना, फर्नीचर डैमेज करना, लेकिन किसी भी टाइम को उसने किसी को मारने की कोशिश नहीं की, जैसे कि किसी खास टाइम का इंतजार कर रहा हो। और आज वो दिन था। फादर साथ में 7 प्रीस्ट को भी ले आए। फादर ने एक्सोर्सिज्म चालू की। जब मंत्र फादर की मुंह से निकली, डेविड और भी भयानक हो गया। अब डेविड के अंदर डेविड नहीं था, कोई और था, एक नन, बहुत ही डरावना फेस, एक साइड पूरा जला हुआ, भयानक आंखें, और तेजी से लॉरोना और हेनरी की तरफ बढ़ने लगी। प्रीस्ट ने रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। 7 प्रीस्ट और एक फादर सब घायल होकर पड़े थे जमीन पर, और नन हेनरी का गला दबा के ऊपर उठा दिया। उसी वक्त फादर सिर्फ 3 सवाल पूछा, तुम कौन हो, क्यों लॉरोना और हेनरी को मारना चाहती हो, और डेविड को तुमने क्यों पॉजेस किया है। नन हेनरी को उतारा और फादर की तरफ मुड़ा और अपने पास्ट के बारे में बोलने लगी।
ईयर 1913, डेट 10 मई। चर्च में एक आदमी आया, बहुत ही रईस आदमी था। अपने घर में हुए ब्लैक मैजिक को दूर करने के लिए आया था। वो केस मुझे मिली। मेरा नाम है मेरी। मैं उस चर्च में नन थी। केस के दौरान मैं उस रईस आदमी से अटैच्ड होने लगी। धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हुआ। सिर्फ 1 महीने में हम दोनों छुप कर शादी कर लिया, लेकिन ये चर्च के खिलाफ था। उन्होंने मुझे चर्च से बाहर निकल दिया और डेविड ने पूरा ध्यान रखा। लेकिन बाद में मेरी रिक्वेस्ट और मेरे हस्बैंड की वजह से मुझे फिर से चर्च में एंट्री मिली एज अ नन। मेरी एक शादी पहले हुई थी। मेरी एक बेटी थी 19 साल की, लेकिन हस्बैंड से मेरा डिवोर्स था। सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था मेरा हस्बैंड। लेकिन 24 दिसंबर 1913 को मेरे हस्बैंड को रात 11 बजे बाहर निकलते हुए मैंने देख लिया। एक लड़की से मिलने गया मेरा हस्बैंड। पहले मैं ये देखा, फिर पीछा करी दोनों का। एक जंगल के अंदर काला जादू का पूरा सेट तैयार था। मैंने पहली बार देखा मेरा हस्बैंड काला जादू कर रहा है और वो औरत मेरे हस्बैंड के पास बैठकर खून पी रही थी किसी जानवर का। फिर मेरे हस्बैंड ने उस औरत को बोली, जाओ मेरी सोती हुई बीवी का सिर काट के लाओ। नन का सिर चढ़ाने से ही शैतान को खुशी मिलेगी और मुझे 1000 साल का आयु मिलेगा और काली शक्ति मिलेगा। घर पर मेरी बेटी जो कि 19 साल की थी और मेरे पेट पर पालता हुआ मेरा हस्बैंड का बच्चा, और मेरे हस्बैंड की ये सब हरकतें देख के मैं भागने की कोशिश की, लेकिन डेविल ने मुझे देख लिया और मेरा हस्बैंड मुझे घसीटते हुए ले आया डेविल के पास। मैं रोई, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन उस शैतान हस्बैंड ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। लेकिन डेविल ने मुझे प्रेग्नेंट हालत में लेने के लिए मना कर दिया, लेकिन उस हैवान ने मेरे जिंदा रहते हुए भी मेरे पेट काट डाला और मेरी आधा अधूरा बच्चे को बलि चढ़ा दी। मेरी सांसें तब भी चल रही थी। उस शैतान ने गुस्से में आकर मेरे हस्बैंड को श्राप दिया, जो बच्चे को तूने मारा वो मुझे स्वीकार नहीं है। मैं इस बच्चे को जिंदा कर रहा हूँ। तुझे और तेरा साथ जो औरत है दोनों को इस बच्चे को पालना होगा। जब ये लड़का 19 साल का हो जाएगा तभी तू मुझे इसे चरा सकता है, और तब तक तू ना किसी के साथ संभोग कर पाएगा और ना शादी, और ना किसी और नन की बलि चढ़ा सकता है, और तुझे अभी कुछ भी शक्ति नहीं मिलेगा। तू सब भूल जाएगा अपने शक्ति के बारे में। जब ये लड़का 19 साल का हो जाएगा और 25 दिसंबर की रात 12 बजे होंगे, तभी तुझे सब कुछ याद आएगा। ये बात बोलकर डेविल गायब हो गया और मेरी आखिरी सांस में गिन रही थी, और मैं अपने हस्बैंड को बोला मैं वापस आऊंगी मेरे बेटे को लेने जब वो 19 साल का हो जाएगा, और तुम दोनों को दर्दनाक भयानक मौत देके तभी मैं इस दुनिया से जाऊंगी। और ये सब होते हुए मेरी बेटी देख ली और उसे भागते हुए मेरे हस्बैंड ने देख लिया। अंधेरा में वो औरत मेरी बेटी का चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन मेरी बेटी को पकड़ के पीछे से खंजर घोंपती। मेरी बेटी सीधा पत्थर में जाके गिरी और उस शैतान औरत ने दूसरा पत्थर उठा के पीछे से मेरी बेटी का सिर कुचल दिया। मैं रो पड़ी और हम दोनों एक साथ अपने शरीर छोड़े, अपने दम तोड़े। बाद में मेरा हस्बैंड और वो दोनों मिलकर एक कब्रिस्तान में एक पुराने पेड़ के नीचे हम दोनों की लाश गाड़ दी। ये सब सुनकर फादर ने नन से पूछा, तुम्हारे हस्बैंड और उस औरत का नाम क्या था और तुम्हारे बेटे का क्या नाम था? नन बहुत जोर से हंसी और बोली, मेरी हस्बैंड का नाम है हेनरी और उस लड़की का नाम है ला लोरोना और मेरे बेटे का नाम है डेविड। फादर ये सब सुन के हक्का बक्का रह गया। नन ने फिर से हेनरी और लोरोना को एक साथ गला दबा के हवा में उठाया। फादर ने रिक्वेस्ट की, माफ कर दो उन्हें। नन बोली, ये दोनों माफी के लायक नहीं है, इन दोनों को मारूंगी और अपने बच्चे को नया जीवन दे के जाऊंगी। प्रीस्ट ने हजारों कोशिश करके भी कुछ नहीं कर पाया। नन ने हेनरी को घसीटते हुए ले गया उस जंगल में,
क्योंकि वो जानती थी अगर 12 बज गया तो वो अपना काला शक्ति वापस पा जाएगा। नन ने हेनरी के पेट को फाड़ दिया, उसका स्टोमैक पूरा बाहर निकल आया। हेनरी की हालत ऐसी कर दी कि वो उठकर अपने बच्चे की बलि ना चढ़ा सके। फिर नन ने लोरोना को घसीटते हुए पेड़ पर बांधा और पत्थर से उसकी सिर को चोट पहुंचाई। लोरोना बेहोश हो गई। तभी फादर ने आकर होली वाटर फिर से छिड़का नन के ऊपर और इस बार नन चीखी चिल्लाई और अंत में जाते वक्त डेविड का शरीर को छोड़ दिया और फादर को देख के आग बबूला हो गई। फिर नन ने हेनरी की सिर को चीर के उसको अपने साथ ले गई और जाते वक्त बहुत जोर से हंसी और हवा में वैनिश हो गई। फादर ने देखा सब कुछ टल गया, हर तरफ शांति छा गया। फादर ने डेविड और लोरोना की ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया और लोरोना को एक चांस दिया सुधरने को। और फादर ने कब्रिस्तान जाके उस पेड़ के नीचे से मैरी की बॉडी निकाली और उसका अंतिम क्रिया कर दिया। बट ये सब कुछ डेविड से छुपा दी गई। डेट 1934 24 दिसंबर, टाइम 11 बजे। डेविड अपने कमरे में सो रहा है। लोरोना टीवी देख रही थी और वो फादर अपने केबिन पर अपने सब केस के पेपर्स को ठीक कर रहा था। अचानक एक पुराने न्यूज़पेपर में देखा मैरी और उसकी बेटी जूली लापता। फादर के दिमाग पर तुरंत स्ट्राइक किया, अगर वो मैरी था और बॉडी भी मैरी की थी तो जूली किधर गया। इनफैक्ट जूली का बॉडी भी नहीं मिला। अचानक फादर के केबिन के लाइट्स ऑफ हो गया और उस पेपर के ऊपर अचानक खून आ गया और उसके ऊपर खून से लिख दिया गया, रिवेंज इज इनकम्प्लीट। फादर समझ गया जूली अभी भी यहाँ है अपने बदले को पूरा करने के लिए। फादर ने लोरोना को कॉल करने की कोशिश की लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। फादर ने तुरंत गाड़ी निकाल के लोरोना की घर की तरफ जाने लगा। उधर लोरोना के घर में कॉलिंग बेल बजा। घर के बाहर देखा डेविड की गर्लफ्रेंड खड़ी है। लोरोना पूछा, इतनी रात को अभी कोई प्रॉब्लम हुआ है? डेविड की जीएफ ने बोली, वो एक्चुअली डेविड कॉल नहीं उठा रहा था इसलिए चली आई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जस्ट 5 मिनट्स लगेगा, उससे बात करके ही चली जाऊंगी। लोरोना बोली, तुम अंदर आओ और आज रात यहीं पर रुक जाओ। उधर रास्ते में फादर का एक्सीडेंट हो गया और सीधा मौत हो गया। डेविड सो रहा था। डेविड की गर्लफ्रेंड डेविड के पास आई और डेविड ने आंखें खोला और तब डेविड की जीएफ ने बोली, हेलो डेविड। डेविड ने धुंधली हुई आंखों में बोला, हेलो जूली, तुम यहाँ? ये बोलकर वो बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह लोरोना की लाश पाई गई। बॉडी किचन में था लेकिन उसका सिर टीवी के अंदर घोंप दिया गया था। पुलिस ने तहकीकात की, चर्च से बात की, सब कुछ जान पाया और ये भी जाना गया बदला पूरा ना होने के कारण उस टाइम जूली का बॉडी नहीं मिला था। डेविड को उस दिन कब्रिस्तान में जूली ही ले गई थी। ये सब कुछ जूली एक प्रेत होके भी किया अपने माँ को हेल्प करने के लिए। उस पेड़ की निशान की वजह से उसकी माँ डेविड के अंदर जा पाई। सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, निशान भी चला गया, डेविड का प्यार भी चला गया, लेकिन असली में वो डेविड की बहन थी। अब डेविड काम करता है, अपने पेट खुद चलाता है। एक दिन डेविड उसी कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था और अपने पुराने समय को याद कर रहा था। अचानक डेविड की साइकिल का चेन खुल गया उसी कब्रिस्तान के सामने। डेविड उतर के ठीक करने लगा। तभी अचानक कब्रिस्तान के अंदर से एक आवाज़ आया, बेटा आओ, मेरे पास आओ, मैं यही हूँ। डेविड पीछे मुड़ा कब्रिस्तान की तरफ और देखा जूली। आज की कहानी यही ख़त्म होती है और कहानी कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमारी कहानी किताब को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दूसरे कहानी के साथ।